और हम बार बार बात करते हैं इस घर में से ये देखा, उस घर में ग्रह बैठ गया। अगर अपनी बॉडी को 12 हिस्सों में बांट दें तो हर बॉडी का पार्ट इज कनेक्टेड विद अ हाउस। तो अगर किसी हाउस में दिक्कत है तो आपके उसी बॉडी पार्ट में दिक्कत होगी। अब जब 12वां आएगा तो ये गोली वोली पे नहीं छोड़ता है, ये ले जाके सर्जरी कराता है। 12वां घर इज द हाउस ऑफ लॉसेस, हर चीज़ का लॉस। जैसे 11वां गेन है, 12वां लॉस है। इवन आपके भाई बहन, पड़ोसी अड़ोसी, तो ये भी सब आपकी कुंडली के घरों के साथ में कनेक्टेड है। 8वां घर या तो आपको वहाँ ले जाएगा या वो वहाँ ले जाएगा। कंधे कितने मजबूत हैं आपके, ये आपका तीसरा घर बताएगा। इसीलिए तीसरे घर को पुरुषार्थ का घर कहा जाता है, पराक्रम भाव बोला जाता है, क्योंकि आपकी मसल स्ट्रेंथ, बाजुओं में दम कितना है, वो आपका तीसरा घर बताता है। आजकल जितने इन्फ्लुएंसर भी बनते हैं ना, वो भी 11वें घर को लेकर चलते हैं, क्योंकि पॉपुलैरिटी वहीं से निकलती है। 3-11 का कॉम्बिनेशन चाहिए। इसके बिना वो 11वें के बिना तो इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं बनते और उनकी पॉपुलैरिटी। एब्सोल्युटली करेक्ट। नमस्कार। आज से हम एक छोटी सी पहल करने की कोशिश करेंगे। अपने कुछ गेस्ट को बुला के, जो ज्योतिष विद्या के बहुत बड़े बड़े नामों में से एक है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष विद्या के अलग अलग पहलू में क्या क्या चीज़ों से क्या क्या चीज़ों पे फर्क पड़ता है। जब हमें समझ आने लग जाए कि हम क्या पढ़ते हैं और उन पढ़ी हुई चीज़ों के बारे में जब हम ये समझने लग जाए कि हमें क्या जानना है किसी को भी प्रेडिक्शन देने के लिए या अनुमान देने के लिए, तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, ये बहुत रोचक सा विषय है, जिसको हम वैसे तो बहुत बेसिक्स मानते हैं। हम कहते हैं पहला कदम ही हम इसी से रखते हैं ज्योतिष की प्रेडिक्शंस करने के लिए। तो ये है 12 भाव, जिन्हें हम 12 घर भी बोलते हैं। ये 12 घर वो हैं जिसमें हर एक चीज़ हम जान सकते हैं। रिश्ते, शरीर, पैसा, पढ़ाई, क्या होने वाला है, क्या हुआ था पिछले जन्म का, अगले जन्म में हम क्या लेके जाएंगे, हमारे माता के लिए, हमारे पिता के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे कार्यों के अंदर सब कुछ जानकारी बस इन्हीं 12 भाव के अंदर सिमटी हुई है। तो आज हम आचार्य सुमित, जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और हम ये बोलेंगे जानकार हैं इस विषय के ऊपर, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे किस भाव के अंदर क्या क्या आता है। और ये एक सिर्फ चर्चा का विषय रहेगा उनके और हमारे बीच में। देखिए, और जो जो आपके सवाल हो वो हमें भेजिए, ताकि हम आपके बाकी सवालों के ऊपर भी चर्चा कर सकें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की ये चर्चा। नमस्कार आचार्य साहब। प्रणाम गुरुजी। ये ना, आज जो हम आपके साथ एक विषय डिस्कशन में लेके जाना चाहते हैं, वो ये चीज के ऊपर है कि घर जो हमारे लिए, हम कहेंगे, सबसे बड़ा बेस होता है कुंडली का जी। और हम बार बार बात करते हैं इस घर में से ये देखा, उस घर में ग्रह बैठ गया जी। ये चीजें हम बहुत सालों से लोगों को गणना कर करके मैथमेटिकल वे में भी समझाते गए, लेकिन हर आदमी को एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि क्या देखते हैं हम उन घरों में जी, या उन घरों से हमें कैसे पता चलता है और उन चीजों को हम कैसे व्याख्या करके समझा सकते हैं। जी। जो हमारा कुछ दिन पहले डिस्कशन हो रहा था, जिसकी वजह से आज हम ये करने में, प्रोग्राम करने में, कि आप ही के शब्द थे कि आप समझाना चाहते हैं इसको डिटेल में हमारे लिसनर्स को। आज उनके लिए अगर हम सिर्फ इसीलिए हम जुड़ना चाह रहे थे कि जितनों की हम नॉलेज लेके आ सके और सामने आए और एक एक पन्ना करके, और आपका इतने वर्षों का एक्सपीरियंस भी सामने आ सके और लोग समझ सके। तो ये जरूर आपसे सुनना चाहेंगे कि घरों के बारे में। थैंक यू सो मच गुरुजी, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर।
जैसे आपने बोला कि जो हमारा घर है, एस्ट्रोलॉजी के बेसिकली 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। 4 पिलर्स के ऊपर एस्ट्रोलॉजी टिकी हुई है। पहला हमारा घर है, दूसरा हमारा राशि है, तीसरा हमारा नक्षत्र हो गए और चौथे हमारे प्लैनेट्स हो गए। खूबसूरत। सो अगर हम समझें तो वन ऑफ द पिलर टुडे वी आर डिस्कसिंग विच इज दी हाउसेज। तो एक कुंडली की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड दे आर इन अ डिफरेंट शेप्स। जो मैक्सिमम यूज होती है वो नॉर्थ इंडिया की कुंडली होती है, जिसको ज़्यादातर 70% ऑफ द पीपल आर यूजिंग नॉर्थ इंडिया कुंडली। बट साउथ इंडिया में द कुंडली मेकिंग और द पैटर्न इज डिफरेंट। घर उसमें भी 12 हैं, घर नॉर्थ इंडिया में 12 हैं, घर ईस्ट इंडिया की जो कुंडली बनती है उसमें भी 12 हैं, घर अगर हम वेस्टर्न कुंडली को देखेंगे उसमें भी 12 है। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ बीइंग 12 हाउसेज इन ईच कुंडली? सो पॉइंट इज कि जो हमारी अर्थ है, जो कॉस्मिक है, इट इज कंसिडर्ड एज अ इन्फिनिटी, इट्स अ सर्कल। सो दैट सर्कल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट, जो कि हमारी 30 डिग्री की एक राशि, 12 राशियां होती हैं। और एक हम अगर सर्कल की बात करें तो 360 डिवाइडेड बाई 12 राशि इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो ईच राशि इज 30 डिग्री एंड ईच 12 घर के अंदर में एक एक राशि प्लेस हो जाती है। सो 12 हाउसेज एंड 12 राशिज। सिमिलरली वी हैव 9 प्लैनेट्स जिनको लॉर्डशिप्स दी गई हैं। 9 में से 7 प्लैनेट्स को लॉर्डशिप दी गई है। राहु एंड केतु आर कंसिडर्ड एज शैडो प्लैनेट्स। उनके साथ थोड़ा सा पक्षपात हुआ है उनको कोई राशि प्रदान नहीं करी गई है, बट दे प्ले देयर रोल, दैट इज व्हाई राहु एंड केतु दे आर वेरी मिस्टिक। सो द 9 planets they have their own lordships. Like if we talk about मंगल को एरीज एंड स्कॉर्पियो अलॉटेड है। Taurus and Libra is going with Venus. Mercury को जो है नंबर 3, नंबर 6 Gemini and Virgo is allotted. Jupiter is having the allotment of Sagittarius and Pisces. Saturn को 10-11 means Capricorn and Aquarius. Sun and Moon, the royal planets, have Leo and Cancer respectively. इसमें एक अंडरस्टैंड करने वाली चीज, और ये तो एक बेसिक फ्रेमवर्क हो गया जो कि एवरी एस्ट्रोलॉजर नोज अबाउट इट। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, वी ऑल सी द चार्ट फ्रॉम द फर्स्ट हाउस, दैट इज करेक्ट। द फर्स्ट हाउस इज द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, बट द जर्नी इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट हाउस। if you would recall, you are a learned person into astrology, having so many years of experience, you are well aware about it. जिस तरीके से आप समझा रहे हैं आचार्य साहब, ये लोगों को बहुत सहायता करेगा। आप ही के कुछ शब्द थे शुरू करने से पहले, आप ही के मुंह से सुनना चाहेंगे। या आई वाज सेइंग कि अगर कोई हमारा, देखिए बुक्स के अंदर में देयर आर n number of books having lot of description, and this I also realized कि on each house there would be hundreds of characteristics, but our human brain is limited, right? It cannot remember. But मुद्दे की बातें क्या हैं? अगर हम मुद्दे की बातें हर हाउस के लिए पकड़ सकते हैं, so that is what I was saying कि I can guarantee if somebody is listening to this podcast, he will never have to refer to the book again for the houses. So that thing will be clear today. So that is what my attempt would be. So the point I was discussing is that the journey of a human life starts from the 5th house, जो कि हमारा पूर्व जन्म पुण्य है, राइट? ये लोग, बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि हम क्या लेके आए हैं, कैसे आए हैं, इसको जरूर थोड़ा सा जरूर एक्सप्लेन करिए। सो जो हमारी जर्नी है, एक इंसान की जो जर्नी है, पिछले कितने कर्मों में हमने क्या क्या संचित किया है, वो उसमें से हमको कुछ एलोकेट होता है इस लाइफ में भोगने के लिए। तो जो हमारे संचित कर्मा है वो हमारा 5th हाउस है। वहां से हमको चौथा हाउस जो हमारी मदर का हाउस है, उसके माध्यम से कुछ कर्मा एलोकेट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, लेटर से हमारा आज तक का बैंक बैलेंस 1000 कर्मा का है। उस 1000 में से हमको 200 कर्मा एलोकेट किए ऊपर वाले ने कि भाई इस जीवन में जाके आप इसको जी के आइए, तो वो हमारा 1st हाउस आ जाएगा, जो कि क्रियामान कर्मा एलोकेटेड टू अस फॉर दिस लाइफ। 800 अभी भी बैलेंस है जो कि आगे वाली लाइफ में हमको मिलेंगे। अब जब 1st हाउस में हमको क्रियामान कर्मा वो 200 कर्मा हमको एग्जाम्पल मिल गए हैं, अब वाया 10th हाउस जो कि
हमारा कर्म का स्थान है, हमारा द कर्म स्थान विच इज 10th हाउस, उससे हम लोग जाते हैं अपने 9th हाउस पे विच विल बी आवर आगामी कर्मा। तो ये 200 को हम एम्पलीफाई करके 2000 पॉजिटिव कर्मा लेके जा रहे हैं या 2000 नेगेटिव कर्मा लेके जा रहे हैं, उसके बाद में वो बैलेंस शीट इक्वेट होगी 9th हाउस में। और वो अगर आप दो चार्ट को ऐसे रखेंगे ना, तो आपका जो 5th हाउस है 9th हाउस पे खत्म हो रहा है, अगला जो चार्ट बनेगा ना आपकी लाइफ का, उसका जो 5th हाउस है वो 9th से कनेक्ट होगा। तो द जर्नी इज गोइंग लाइक दिस फ्रॉम 5th to 1st to 9th and then again it is reaching 5th and 1st to 9th. So this is the process, it goes on like this. Beautiful. So this is what I just wanted to, so the journey is जो हमारी यात्रा है इस जीवन की, वो 5वें से शुरू होती है इफेक्टिवली, बट जब हम इस धरती पे आते हैं तो वो हमारा पहला घर है, जो कि हम जिसको लगन बोलते हैं। फर्स्ट हाउस इज ऑलवेज कॉल्ड एज द लगना। वहां से हमारी जर्नी शुरू होगी। अब हम इस कुंडली को 12 भाव को अलग अलग पैरामीटर्स पे डिवाइड करेंगे। लाइक हमारी जो ये 12 घर हैं, ये हमारे बॉडी पार्ट्स को भी डिनोट करते हैं। 12 जो घर हैं यही हमारे लाइफ साइकिल को भी डिनोट करते हैं। एंड देयर आर मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर देयर, प्लस इवन रिलेटिव्स आल्सो आर कवर्ड बाय द 12 हाउसेस। अगर हम इन 12 घरों की बात करें आचार्य साहब, तो एक जनरल जो सबको कंफ्यूजन होती है जी कि इन घरों को बहुत सारे डिविजन्स भी दे दिए गए हैं जी, जैसे त्रिक भाव बोल दिए गए, तो जैसे 6, 8, 12 हो गए जी। या फिर उसके अलावा अगर हमें ये बोल दिया जाए कि ये धर्म का घर है, ये कहते हैं हमारा मोक्ष का घर है, तो उसके अंदर भी इनकी कैटेगरीज डिवाइड कर दी जी गई। जी जी। तो अगर हम, और उसके अलावा अगर हम सिर्फ इतनी कंफ्यूजन अगर 3, 4, 5, 6 इन्हीं की नहीं करें, तो एक और अगली कंफ्यूजन हमेशा हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है कि त्रिकोण जी और केंद्र जी, वो भी एक अलग हिस्सा Correct. बना दिए जाते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। तो इसको एक बार अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें जरूर, तो जरूर, हाँ, जरूर, बहुतों को जरूर। हेल्प हो जाएगा आपके इससे। 3, 6 और 11 जो हैं, इनको हम लोग उपचय भाव बोलते हैं। जो कुंडली में उपचय भाव होते हैं, ये हर चीज को बढ़ाने का काम करते हैं, राइट। इसमें हमारे जितने भी मेलेफिक्स हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। 6, 8, 12 के अंदर में अगर बेनिफिक होते हैं तो वो दे आर कॉल्ड वेस्ट ज्वेल्स, है ना। वो अपनी उसको जो बेनिफिकनेस है उनकी वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से घर में, पहली चीज तो हो गई कौन सा घर दे क्या रहा है, दूसरी है कि उसके अंदर में कौन सा घर बैठा हुआ है। उपचय हाउस के अंदर में अगर बेनिफिक बैठ जाएगा तो उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। बनस्पत अगर मेलेफिक बैठा हुआ है तो मेलेफिक विल एनहेंस, बिकॉज वी नीड स्ट्रेंथ इन दोज हाउसेज। तीसरा घर, छठा घर, 11वां घर, हमको इसमें स्ट्रेंथ चाहिए। एक और पैरामीटर है हाउसेस को अंडरस्टैंड करने का, विच इज धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, त्रिकोण। तो पहला घर हमेशा हमारा धर्म का होता है, दूसरा घर अर्थ का है, तीसरा घर हमारा काम का है, और चौथा घर हमारा मोक्ष का है। सिमिलरली 1 के बाद में 5th हाउस हमारा धर्म का आ जाएगा, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस प्रकार से द जर्नी विल कंटिन्यू फॉर द रिमेनिंग हाउसेस। ये तो बहुत अच्छी कैटेगराइजेशन हो गई आचार्य साहब। इसके अंदर ना अलावा जो बहुत अच्छी हेल्प वाली चीज़ हो रही है, आज तक सबको हमेशा ये कंप्लेंट रही कि हम पढ़ाते क्यों नहीं हैं। बहुत कंप्लेंट, लगातार मैसेजेस आते हैं डेली। आज कम से कम जिस तरीके से आप समझा रहे हैं ना, ये बहुत इजी करता जाएगा। अब हम एक एक करके आपसे जरूर समझना चाहेंगे, अब एक एक करके ब्रेक करके कि चलिए आप एक एक करके 12 घरों को समझा दीजिए, उसके बाद ना लाइफ इजी हो जाएगी बहुत सारों के। क्योंकि प्रेडिक्शन का सबसे पहला ही बेस घरों से ही शुरू होता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अगर घर ही समझ नहीं आए जी, तो उसके अंदर कौन से ग्रह बैठे, या उसमें क्या नक्षत्र आए, या फिर कैसे डिविजन्स हुई या चीजें हुई, वो कुछ भी समझ में नहीं आता। दशा के भी फल नहीं लगते, क्योंकि वो भी घरों के हिसाब से लगते हैं। अगर हम बोले गोचरों के भी फल लगते हैं, वो भी हमारे घरों के हिसाब से ही लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उस चीज को एक समझना जी। तो आज हम कालपुरुष कुंडली के हिसाब से ही एक बेसिक लेके आप जो समझाते जाइए, तो हमें उसके हिसाब से घरों का एक एक करके बेसिक समझाते जाइए कि कैसे बैठता है। तो पहले के लिए अगर हम आए तो सीधा शुरुआत के लिए अगर हमें पहले घर से हम शुरू करते हैं आपके साथ में। सो मैं ये बोलूंगा कि हम लोग घर को जब अंडरस्टैंड करेंगे, हम इसको 4 भाग में बांट देंगे। एक हमारा, दे विल रिप्रेजेंट आवर लाइफ साइकिल, के हमारे जीवन की हमारी एज के हिसाब से, मतलब इट इज सच अ ब्यूटीफुल साइंस कि एज के हिसाब से आप देखेंगे तो घर फलित हो रहे हैं।
घर रिजल्ट देता है एज के हिसाब से। सेकंड, हम अगर अपनी बॉडी को 12 हिस्सों में बांट दें तो हर बॉडी का पार्ट इज कनेक्टेड विद अ हाउस। तो अगर किसी हाउस में दिक्कत है तो आपके उसी बॉडी पार्ट में दिक्कत होगी। सो बॉडी इज ऑल्सो रिलेटेबल विद द हाउसेस। तीसरा, इवन आपके रिश्तेदार, आपके जो सगे संबंधी, इवन आपके भाई बहन, पड़ोसी अड़ोसी, तो ये भी सब आपकी कुंडली के घरों के साथ में कनेक्टेड है। अगर आप थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो आप इवन वो भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा हम चौथे डायमेंशन पे जाएंगे, जो कि एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी घर को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके कारकत्व को पहचानने के लिए, तो हम चौथा डायमेंशन उसको रखेंगे। तो एक जर्नी हम लेके चलते हैं, जैसे आपने कहा कालपुरुष की कुंडली को। तो पहले घर से हम अगर जर्नी शुरू करेंगे तो जैसे फर्स्ट हाउस इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग, राइट। अब जो इंसान है वो अवतरित हो चुका है पृथ्वी पे, तो वो पहले घर में आ गया है। पहले घर से उसकी जीवन स्टार्ट हुआ, यात्रा शुरू हुई है। तो बच्चा पैदा हुआ, 0 से लेट से 3, 4, 6 महीने का जो बच्चा है वो पहला घर है हमारा। अब पहले घर में हमारे को बॉडी पार्ट में आएंगे तो हमारा जो आईब्रो से ऊपर का हिस्सा है, दैट इज आवर फर्स्ट हाउस। तो हमारा माथा, हमारा ब्रेन, हमारे बाल, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्शन, ये सारी चीजें जो है हम पहले घर से डिनोट करेंगे। माथा हमारी राजगद्दी या राजा का सिंहासन है, पहला घर। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर पहले घर में सूर्य बैठा हुआ है तो सूर्य का क्या प्रभाव होगा, मतलब अगर हम समझाना चाहें कि घर को और प्लैनेट्स को, बस अगर हम इन दोनों को मिक्स करके जूस निकाल देंगे, हमारी प्रेडिक्शन निकल आएगी। तो अगर गद्दी पे राजा बैठा हुआ है, सूरज इज राजा, है ना, तो पर्सन वुड बी वेरी एनर्जेटिक, ही विल हैव लीडरशिप क्वालिटीज। अब पहले घर में अगर राहु बैठे हुए हैं तो द पर्सन विल हैव multi-dimensional thoughts, illusions would be there. Person is street smart, very intelligent. Rahu is very clever planet. स्वर भानु, आपने स्टोरी तो सुनी है, आपको क्या मैं बताऊंगा। तो स्वर भानु was such an intelligent person कि वो मतलब अकेले ऐसे राक्षस थे जो कि राक्षसों को भी धूल झोंक दी और देवताओं को भी धूल झोंक दी और अमृतपान चख लिया। तो वो क्वालिटी है राहु की। तो अगर राहु सर में बैठे हुए हैं, आपके ब्रेन पे बैठे हुए हैं, तो जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो एक अलग लेवल पे आ जाता है। लेकिन अब उसमें इल्यूजन इतने होंगे, मल्टी डायमेंशनल थॉट्स इतने होंगे कि वो फोकस में नहीं रह पाएंगे। पर्सन वुड बी एंगेज इन टू मैनी एक्टिविटीज। अब अगर बोलें कि कोई और बेनिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, लेट अस से वीनस बैठा हुआ है, तो वीनस इज मेटेरियलिस्टिक प्लेजर्स। तो दिमाग में हमेशा मेटेरियलिस्टिक प्लेजर्स ही चलेंगे। द पर्सन वुड वांट टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ। जितना भी मेटेरियलिस्टिक प्लेजर है, लग्जरी है, ब्रांड्स है, पर्सन वुड बी वेरी वेरी अगर हम इसे इजी वे में अगर एक और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, जी, जिस तरीके से हम हमेशा समझाते रहे जी, कि ये आप हैं और जैसे दुनिया आपको देखेगी ये पहला घर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ये आपकी पर्सनालिटी है, ये आप ही ने बोला राजा बैठे हैं तो राजा जिनके भी बैठे हैं ना, उनका सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, वहाँ आग है, गुस्सा है, आग बैठ गया ना तो उनके बाल बहुत जल्दी बाल गिर जाते हैं। करेक्ट, जिनके जल्दी बाल झड़ते हैं उनके पहले घर के ऊपर कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव होता है, प्रभाव बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है और उनके बाल बहुत झड़ते हैं। ठीक बात है। ठीक है, इस तरीके से समझने के अंदर अगर हम पहले घर के, अगर हम और भी चीजों के अगर हम प्रभाव की बात बोले तो ये त्रिकोण भी देखा जाता है और लगन भी देखा जाता है, केंद्र भी है और केंद्र, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, देखा जाता है। तो अगर हम इसके अंदर असेंडेंट यानी लगन भी आ गया, जी, उसके अलावा हमारा त्रिकोण भी आ गया, केंद्र भी आ गया, तो अगर हम इस चीज के अंदर इसको एक्सप्लेन करें कि ये ही हमारी पहली शुरुआत और स्ट्रेंथ और चीज यही दिखाता है, तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा। एब्सोल्युटली। देखिए, हमारी कुंडली में सबसे, जैसे हमने बात की, केंद्र बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, त्रिकोण उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। पहला घर अकेला घर है जो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, तो इसकी इंपॉर्टेंस डबल हो जाती है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, दोनों का फल देता है। सो द इंपॉर्टेंस इज ऑब्वियसली, आपका ब्रेन, ह्यूमन बॉडी के अंदर में अगर बंदा ब्रेन डेड है तो वो डेड है, जब तक ब्रेन जिंदा है तब तक वो जिंदा है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। फर्स्ट हाउस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल लाइक इसके ऊपर थोड़ा सा इलैबोरेट एक चीज के ऊपर लेके और जरूर करना चाहेंगे कि जब हम पहले घर की स्ट्रेंथ देखते हैं ना, जब हम प्रेडिक्शंस की शुरुआत करते हैं तो हम प्रेडिक्शन हमेशा रिजल्ट
कैसे और कब मिलेंगे और किस तरह के मिलेंगे वो गोचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। दशा पे तो चलो एक्टिवेशन होता है, तो वो जो गोचर पे आता है ना, तो हम हमेशा या तो लगन कुंडली से देखते हैं या चंद्र कुंडली से देखते हैं, या फिर अगर कहीं कंफ्यूज हो जाए तो हम सूर्य की कुंडली पे चले जाते हैं, यानी लगन का समझाने वालों के लिए। तो हम हमेशा पहले घर की जो हम मान्यता मानते हैं, हम इसको अष्टवर्ग से जरूर तोलने की कोशिश करते हैं। अगर पहला घर बहुत स्ट्रांग होता है, यानी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, वो किसी भी चीज को हरा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, किसी भी चीज बिल्कुल बिल्कुल, हर जिसको आपके शब्द में एडवर्सिटी, हर बुरे विकल्प को हराने की क्षमता रखता है पहला घर। तो पहला घर कहीं ना कहीं समझने के लिए सबसे जरूरी, और अगर हम सारे जो भी हमसे सीखना भी चाहते थे और आज आप बहुत अच्छी तरह से सिखा रहे हैं, हम हमेशा कहेंगे पहले घर को जिसने ढंग से समझ लिया तो उसने आगे क्या होने वाला है और वो कैसे बढ़ेगा उसने पूरी तरह समझ लिया। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पहले घर में आपको लगन, वो लगन क्यों मिला, वही लगन क्यों मिला है ना, वो भी देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। सो फर्स्ट हाउस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। और लगन लॉर्ड, पहले घर का जो लॉर्ड है, अल्टीमेटली वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट हमारी कुंडली का होता है। सो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ द फर्स्ट हाउस। बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया आपने पहले घर को। थैंक यू। इसी तरह से अगर हम आगे भी चलते जाएं और अगर अब आए अगर हम अपने दूसरे घर पे, जी आपके नजरिए से जरूर सुनना चाहेंगे। बहुत मजा आ रहा है ये सुन के, आज फिर से स्टूडेंट लाइफ में जाना और फिर दोबारा, ये बहुत मजेदार चीज है। अब आगे समझाइए सेकंड घर के बारे में। जी, तो अब हमारा बच्चा जो है लाइफ में आ चुका है, पैदा हो चुका है, 6 महीने का हो चुका है। अब वो 6 महीने के बाद की जो जर्नी अपनी करेगा, 6 महीने से लेके 2 साल की जर्नी, 2.5 साल की जर्नी, वो सेकेंड हाउस में करेगा। अब बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक पकड़ लीजिए, 6 महीने से 2.5 साल। अब वो क्या है, बोलना सीखेगा, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड हाउस है, बॉडी पार्ट की बात करते हैं तो आईब्रो से लेके चिन तक का जो पोर्शन है, उसमें हमारी आई आ गई, नोज आ गई, टंग आ गई, लिप्स आ गए, चिन आ गई, फेस आ गए, ईयर्स आ गए, ये हमारा सेकंड हाउस में कवर हो जाएगा। सेकंड हाउस हमारा है कुटुंब का, जिसको the keyword in the Vedic astrology is कुटुंब, है ना, रिश्तेदार, आपका जो परिवार है, जो इमीडिएट फैमिली जो आपको मिली, आपके दादा दादी परिवार में आपको क्या मिला, दैट इज योर सेकंड हाउस। आपका जो बच्चे को जब हम देखते हैं कि आपका जो इनिशियल लेवल पे एथिक्स हैं, वैल्यूज है, संस्कार है, वो सेकंड हाउस से आते हैं। आप देखेंगे कि जो बच्चे मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे परिवार में बच्चा पैदा होगा वैसे संस्कार उसको मिलेंगे, है ना। तो वो दूसरा घर आपको संस्कार दे रहा है, आपका परिवार आपको संस्कार दे रहा है। अगर मैं याद करूं तो मुझे मेरे दादाजी छोड़ने जाते थे तो मेरे को गायत्री मंत्र मेरे दादाजी ने सिखाया। तो मैं जब भी गायत्री मंत्र याद करता हूँ, कभी भी रिसाइट करता हूँ, मेरे को हमेशा मेरे दादाजी याद आते हैं, राइट। सो ये काम है कुटुंब का, जो वैल्यू सिस्टम, जो एथिक्स हमारे को दिए, वो हमारे को सेकंड हाउस में मिलते हैं, अपने परिवार में, कुटुंब में। तो सेकंड हाउस कुटुंब का हो गया। देन दिस हाउस इज ऑल्सो ऑफ संचित धन। हमारी कुंडली में 2 धन भाव है। सेकेंड हाउस संचित धन है, 11वां घर गेन्स का है, जब हम उस पर आएंगे बात करेंगे। सो सेकेंड हाउस से हमारे को सारा एथिक्स मिला, मॉरल वैल्यूज मिली, अपना संस्कार प्राप्त हुआ। और अब हम अगर बात करें तो वाणी, आपकी वाणी कैसी होगी वो सेकेंड हाउस बताएगा। आपकी फूड हैबिट्स कैसी होंगी वो सेकेंड हाउस बताएगा। एक कुंडली में देख रहा था, कुंडली कस्प पे थी, मेरे को बोला कि 5 से 5:30 का टाइम है। अब वो 5:20 पे लगन बदल जा रहा था। कस्प पे हम आपको वैसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि आप जब कस्प बोलेंगे ना तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे। जी। इसको हम मान के चलते हैं संधि लगन। संधि लगन को हिसाब से हम सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा लोग ऑडियंस सुन लेंगे तो उन्हें आपकी बात को समझ आना और इजी हो जाएगा। संधि लगन ये होता है कि क्योंकि देखिए, जन्म का जो समय है वो हमारे
टॉपिक में ना सबसे कंट्रोवर्शियल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली कि डॉक्टर ने कौन सा समय लिखा, जब सर बाहर आया, जब अम्बिकल कॉर्ड काटी, या बच्चा उस टाइम रोया, और जब हम 1986 हुई तो नहीं थी। हाँ, 1986 से पहले की बात बोले तो हर घड़ी 5 मिनट आगे या 5 मिनट पीछे ही होती थी। करेक्ट। तो वो एक हमेशा कंट्रोवर्शियल चीज रह जाती है। करेक्ट। तो इसलिए जो हमें समय मिलता था, अगर उसके हिसाब से हम हमेशा कहते हैं 2 डिग्री इधर या 1-2 डिग्री इधर के अंदर अगर नजदीकी में आ जाए, यानी 2 से 4 मिनट 5 मिनट में बदल जाए, उसे हम संधि लगन मानते हैं। तो उसमें रिजल्ट डिवाइड हो जाते हैं। आप कौन सा लगन पकड़ेंगे? कुछ घरों में रिजल्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, और उसी के हिसाब से जब हम ग्रहों को भी देखते हैं तो रिजल्ट्स डिवाइड हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। अब आप आगे हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि सर 5 से 5:30 का बर्थ है और 5:20 पे लगन बदल जा रहा था, तो मतलब सेकंड हाउस चेंज हो जा रहा था। सो अगर हम 5:05:20 तक की बात करते हैं तो लगन में बैठे हुए थे, लगन में क्या सेकंड हाउस में बैठे हुए थे बृहस्पति, और 5:20 के बाद में अगर हम रखते हैं तो सेकंड हाउस में आ गए थे राहु। तो मैंने क्वेश्चन किया, मैंने कहा यार इनकी आवाज कैसी है? मंगल एंड राहु, मैंने कहा यार थोड़ा अग्रेशन है आवाज में, थोड़ी सी अभद्रता है क्या आवाज में? मतलब जनरली ये कैरेक्टरिस्टिक होती है सेकंड राहु की। नहीं सर ये तो बिल्कुल। मैंने कहा तो ठीक है, ये जो है 5:20 से पहले का बर्थ है, सेकंड हाउस में जुपिटर मीठा बोलते हैं, बड़े कल्चर्ड हैं, मीठा पसंद करते हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन मैच द कैरेक्टरिस्टिक एंड इवन डू द BTR ऑल्सो, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हाथ के हाथ हो गया, राइट। तो सेकंड हाउस से आप वाणी का टेक्सचर, वाणी की क्वालिटी आप पकड़ सकते हैं, यू नो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फूड हैबिट्स आपकी सेकंड हाउस से पता चलती हैं। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर व्याख्या थी दूसरे घर की। इनफैक्ट लाइक हम, अगर मैं बोलूँ तो मेरे को भी सुनने में ऐसे बच्चे की तरह सुनने में बहुत मजा आ रहा है। आज ऐसे लग रहा है फिर से वो सारी चीजें याद फिर से सामने आ रही है कि कोई इतने सुंदर तरीके से समझा रहा है। हमारे को तो सिर्फ डांट खा के, मार खा के हमने ज्योतिष सीखा। आप बहुत सुंदर और बहुत प्यारे से समझा रहे हैं। तो अगर इसी के साथ में अगले में चलते चलते अगर आप तीसरा घर पे आए तो उसको कैसे देखें? एब्सोल्यूट। तो अब हमारा सेकंड घर में बच्चा जो था 2-2.5 साल का हो गया था, अब वो 2.5-3 साल की उम्र में थर्ड हाउस में एंटर हो गया। 3 साल से लेके 6 साल तक का टाइम पीरियड आप मोटा मोटा थर्ड हाउस के लिए पकड़ लीजिए। अभी तक हमने बोलना सीखा था, है ना। अब हम बच्चा जो है 3 साल का जनरली बाहर खेलना शुरू कर देता है ना, फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर देता है। 2.5-3 साल का बच्चा प्लेग्राउंड में जाना शुरू करेगा, थोड़ा बहुत भागना दौड़ना। बॉडी पार्ट में अगर हम आएंगे तो हमारा चिन के नीचे का जो पार्ट है, नेक हो गया, शोल्डर हो गया, आर्म्स हो गए, ये हमारा थर्ड हाउस में आएगा। सो कंधे कितने मजबूत हैं आपके, ये आपका तीसरा घर बताएगा। इसीलिए तीसरे घर को पुरुषार्थ का घर कहा जाता है, पराक्रम भाव बोला जाता है, क्योंकि आपकी मसल स्ट्रेंथ, बाजुओं में दम कितना है, वो आपका तीसरा घर बताता है। तो अब अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो बच्चे ने खेलना कूदना शुरू कर दिया है, अब वो थोड़ा आउटडोर में आ गया है ना, एनर्जी उसको ज्यादा चाहिए, एनर्जी का यूज करना उसको आ गया है। सो थर्ड हाउस इज द हाउस फॉर द बेबी इज इन द प्ले स्कूल, हम लोग इसको अगर बोलें तो दैट विल बी द राइट वर्ड, कि अब बच्चा प्ले स्कूल में पहुंच गया है। तीसरे घर से अगर हम रिलेशंस की बात करेंगे तो तीसरे घर में हमारे यंगर कोबॉन्स को हम लोग देखते हैं, हमारा नेबरहुड भी हम तीसरे घर से देखते हैं। तीसरा घर, हमने वाणी तो सीख ली थी सेकंड हाउस में, अब जब बच्चा 3 साल का तो लिखना भी सीखेगा, तो जो रिटन कम्युनिकेशन है वो थर्ड हाउस में आ जाएगा। तो योर रिटन कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, अब डॉक्यूमेंटेशन को अगर हम ट्रैवल में ऐड कर दें तो वीजा भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। सो थर्ड हाउस इज फॉर रिटन कम्युनिकेशन, वीजा, डॉक्यूमेंटेशन, ऑल दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, शॉर्ट जर्नीज, ये सारी चीजें हम लोग तीसरा घर हमारे को ये सारी चीजें बताता है। अब तीसरा घर जैसे हमने बात की थी उपचय भाव है। अब उपचय भाव में अगर बृहस्पति बैठे होंगे, कोई भी बेनिफिक प्लैनेट बैठा होगा तो कैसा रिजल्ट देगा? ऑब्वियस ही बात है, बहुत ही शांत। मैं एक बारी बच्चों को पढ़ा रहा था तो मैंने एग्जांपल लिया कि यार बॉर्डर में जो अक्षय खन्ना था ना
कि यार जिसका मैं नाम नहीं जानता उसको गोली क्यों मारूं तो उसको क्या वो आध्यात्म आ जाएगा, उसको ज्ञान आ जाएगा, है ना। जुपिटर इन द थर्ड हाउस, वहां पे उसकी जरूरत नहीं है, वहां पे उसको मंगल चाहिए, राहु चाहिए, ही नीड्स टू शूट, उसको अग्रेशन चाहिए। तो तीसरे घर में अगर मैलेफिक्स बैठे होंगे तो वो बहुत अच्छा प्रभाव देंगे इन कंपैरिजन टू बेनेफिक्स। सो ये हम उपचय भाव में इसीलिए कहते हैं कि मैलेफिक्स अच्छे होते हैं। और उसके अलावा अगर हम रिश्तों की बात बोलें और चीजें बोले तो वो कौन कौन सी चीजें हमारे थर्ड उससे निकलती हैं, तीसरे घर से? तीसरे घर से जैसे हमने बात किया कि हमारे जो यंगर कोबॉन्स हैं, छोटे भाई बहन जो हैं हमारा आस पड़ोस, वो भी हम लोग अपने तीसरे घर से देखते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने एग्जाम्पल के साथ लिया। और अब अगर हम इसके बाद अगर हम बात करें चौथे घर की, क्योंकि चौथा घर हमेशा बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, केंद्र का भी है जी, और इसको किस नजर से अगर आप समझाएंगे? देखिए, चौथा घर जो है सुख स्थान है ना। ये हमारी जीवन में हमें सुख कितना मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, ये चौथा घर बताएगा। बड़े कम लोग हैं जो चौथे घर को फॉरेन सेटलमेंट के साथ भी कनेक्ट करते हैं, हम उस पर भी आएंगे। तो चौथा घर अभी बात करें, अभी हम लाइफ साइकिल कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा बच्चा 6 साल का था, अब वो 6 साल से आगे, अब वो चौथे घर में आ गया। तो चौथे घर में आ गया मतलब उसकी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूल, बेसिक एजुकेशन उसकी स्टार्ट हो गई है। आजकल देश काल पात्र लगाएंगे तो अंडर ग्रेजुएशन इज ऑल्सो बेसिक एजुकेशन। तो वहां तक की एजुकेशन हम चौथा घर ले लेंगे। चौथा घर हमारी माता का है, जैसे हमने इनिशियली बात की थी, जो हमारा जर्नी है 5th हाउस इज वाया 4th हाउस टू 1st हाउस। तो चौथा घर हमारी माता का स्थान है। तो हमारी माता, हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी एसेट, घर, घोड़ा, वाहन, जितने भी आपके मेटेरियलिस्टिक एसेट्स हैं, तो अल्टीमेटली इनसे से आपको सुख ही तो प्राप्त हो रहा है ना। तो इनसे सुख कितना प्राप्त होने वाला है ये आपको चौथा घर बताएगा। चौथे घर की क्या स्थिति है? चौथा घर केंद्र है, जैसे आपने कहा। तो इसमें अगर बेनिफिट्स होंगे तो अच्छा प्रभाव देंगे, है ना। मंगल, यस, क्योंकि प्रॉपर्टी का कारक है, भूमि का कारक है, मंगल होगा तो अच्छा है, लेकिन उसके कुछ अपने नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, है ना। तो दे स्टैंड्स देयर, बट स्टिल, तो चौथा घर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सीन फ्रॉम द अल्टीमेटली इंसान को जीवन में क्या चाहिए? सुख। तो अगर आपके चौथे घर में सुख है तो सुख मिलेगा, अगर सुख नहीं है तो सुख नहीं मिलेगा। फॉरेन के साथ में इसको क्यों कनेक्ट करते हैं कि अगर आपका चौथा घर बहुत सुख दे रहा है आपको, तो आप नहीं जाएंगे अब्रॉड, आप यहीं रहेंगे, आप मजे में। अब्रॉड कौन जाता है? जो दुखी है, जो अपने घर से दूर जाना चाहेगा, तो वही जाना चाहेगा ना। तो अगर आपके चौथे घर में सुख का अभाव है तो आपके अब्रॉड के चांसेस बढ़ते हैं। दिस इज हाउ वी कनेक्ट द 4th हाउस। तो सुख के अभाव को अगर हम ऐसे बोलें कि राहु केतु उसको देख रहे हैं, या फिर पाप करतारी में आ गया है, या अष्टवर्ग बहुत कमजोर हो गया है, ग्रहों का युद्ध चल रहा है, कहीं चल रहा है, Absolutely. शांति नहीं दिख रही है, तो वो कहीं ना कहीं अष्टम का स्वामी उधर बैठ गया है, वो बाहर जाने का। करेक्ट। और सबसे जरूरी चीज, ये कौन से शरीर के हिस्सों को कहते हैं चौथा घर? हाँ, हम बॉडी पार्ट की बात करेंगे तो अब हम बाजुओं तक 3rd हाउस में थे, अब हम उसके नीचे चलेंगे तो हमारा जो चेस्ट है, चेस्ट का जो एरिया है, लंग्स है हमारे, हार्ट है हमारा, दिल हमारा चौथा घर है, चेस्ट हमारी चौथे घर में आती है। तो इन केस ऑफ अ डिजीज, अगर कुछ लंग्स का इशू होगा तो वो चौथा घर होगा, हार्ट का इशू होगा तो वो चौथे घर से देखेंगे। सो दिस इज हाउ द जर्नी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो पैरेलली गोइंग अलोंग विद आवर लाइफ साइकिल। ब्यूटीफुल, खूबसूरत। तो अगर अब हम आए एक और त्रिकोण, अगर हम पर्सनली बोले आचार्य साहब, तो हमारे सबसे फेवरेट घरों में से ना एक है 5वां घर। एब्सोल्युटली, बहुत फेवरेट है। एब्सोल्युटली। अब आपके हिसाब से एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि कैसे आप इसको देखते हैं और समझाते हैं, और इसके बारे में क्या आपके पास व्याख्या निकल के आती है 5th हाउस को लेकर? देखिए, 5वां घर बहुत ही जैसे आपने कहा, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस, बहुत ही बेहतरीन घर है, आपके बुढ़ापे की लाठी है। 5वां घर जो है आपके बुढ़ापे की लाठी है। मैं 2 घर को बोलता हूँ कि ये हमारे जीवन के स्तंभ हैं, 5वां घर और 9वां घर। 9वां घर क्यों है वो 9वें पे बात करेंगे, अभी 5वें घर की बात करते हैं। 5वां घर है संतान का, तो आपके जो बुढ़ापे की लाठी है वो 5वां घर है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चा जो था वो ग्रेजुएट हो गया है, अब वो
पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहा है, स्पेशलाइज एजुकेशन के लिए जा रहा है, तो अब हम स्पेशलाइज एजुकेशन जो है, मास्टर्स है, पीएचडी है, ऑल दीज इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट, व्हाटएवर, ये हम देखेंगे 5वें घर से। ये हमारी स्पेशलाइज एजुकेशन है। बच्चा कॉलेज से निकल के या कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। एज में बात करें तो समवेयर अराउंड 14 से लेके और 20 साल का बच्चा 5वें घर में आ गया है। अब बॉडी पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो चौथा घर हमारा लंग्स था, तो अब लंग्स के नीचे मतलब हमारा स्टमक हो गया, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये सारे का सारा 5वें घर से डिनोट होता है। 5वां घर है क्रिएटिविटी का। बच्चे आपकी क्रिएटिविटी ही है, सो द हाउस ऑफ क्रिएटिविटी इज 5th हाउस, राइट। और ये हमारा बुढ़ापे की जो लाठी मैं कहता हूँ, जो हम सुनते आए हैं, 5वां घर आपका बुढ़ापे की लाठी है। तो संतान सुख, संतान भाव हमारा 5वां घर हो गया। इसको अगर हम थोड़ा सा एनहांसमेंट करें जी। तो आचार्य साहब, इसके अंदर ना एक बहुत मजेदार चीज निकल के आती है जी कि हम जुआ खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं। जो शेयर मार्केट की बात आती है ना, जी, स्पेकुलेशन, जी 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 वो ये है। हाँ, ये हमारा इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स। लेकिन ये रिस्क ना सिर्फ वहीं के अंदर नहीं होता, ये रिस्क है हमारे प्यार में भी। हाँ, आज हम किसी के साथ प्यार में पड़ते हैं ना, तो एक रिस्क लेते हैं जी, क्योंकि ये लव का घर भी यही है। लव अफेयर यहीं से निकलती है। जी जी जी। फिर सबसे जरूरी चीज, जो बहुत मजेदार चीज, जो 5वें के अंदर हमें देखने में बड़ी मजेदार लगती है, कि जो हमारी हॉबीज है ना, जो हम कभी जिंदगी में करना चाहते थे, जो हमारे अंदर अंदरूनी रहती है, वो 5वां घर से ही निकल के उभर के सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये वाला इसलिए भी हम खूबसूरत, बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरत मानते थे। 5वां घर जिस भी घर से जाके जुड़ता है, उस घर को जो वो शक्ति प्रदान करता है, जैसे अगर समझ लीजिए 7वें से जुड़ जाए तो रिलेशनशिप और लव एक साथ जुड़ जाता है। यस बिल्कुल। 5वां अगर जाके 11वें से जुड़ जाता है तो आप शेयर मार्केट से भी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 5वां जाके अगर 9वें से जुड़ जाता है जी, तो कहीं ना कहीं ये पढ़ाई के लिए दूर भी ले जाता है, या फिर आपकी किस्मत खोल देता है। यस, 5वें से आध्यात्म की तरफ भी ले जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए पैसे इकट्ठे अर्जित करने की पूरी क्षमता दे देता है। बिल्कुल, कि खेलिए और हम आपको फिर भी बचत करके दे देंगे। और 5वां अगर समझ लीजिए 6वें से भी जुड़ जाता है ना, और जहाँ पे हम नेगेटिविटी की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं अब आएगी लड़ाई झगड़े इनकी, हर चीज के अंदर, हर बोलचाल में लड़ाई झगड़ा लेके आएंगे। क्योंकि 5वां घर हमारा मेंटल इंक्लिनेशन है। हमारा मेंटल इंक्लिनेशन किस तरफ जाने वाला है वो 5वां घर बताएगा। हमारी क्रिएटिविटी का, जैसे आपने बोला हर चीज के अंदर क्रिएटिविटी चाहिए आपको। एनालिटिक्स, आपका 5वां घर कितना स्ट्रांग है। शेयर मार्केट के लिए आपको एनालिटिकल स्किल चाहिए भाई। ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बुल मार्केट है कि बियर मार्केट है, कि क्रिप्टो में लगाना है, कहाँ लगाना, लॉट ऑफ एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, है ना। तो वो एनालिसिस का घर हमारा 5वां घर है। सो इसलिए 5वां घर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शेयर मार्केट। 5वां इज वेरी इंपॉर्टेंट। लव मैरिज का भी 5वां घर हम लोग देखते हैं। तो यस, दिस इज बुढ़ापे की लाठी है, आपका स्तंभ है, वन ऑफ द पिलर ऑफ योर कुंडली, 5th हाउस। इसके अलावा ना लोग ना बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे कुल देवता कौन से हैं, या फिर हमारे को किन की पूजा करनी चाहिए। 5वां घर कहीं ना कहीं उससे भी एक रिलेशनशिप का आंसर निकाल के बनाता है चीज को लेके। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। अब इसी को अगर हम आगे बढ़ा के चले, यहाँ पे आके हमारा पहला त्रिक भाव आता है 6वां घर। अभी तक मैं बहुत अच्छी बातें की है। रोग को तो बहुत जरूरी तरीके से जानना चाहेंगे जी। 6ठा घर बेसिकली अगर हम देखेंगे तो अब पहले हम लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। तो बच्चा अब एजुकेशन कंप्लीट कर चुका है, 20 साल 22 साल की एज में आ गया है, अब वो नौकरी वाली एज में आ गया है। तो जो हमारी पहली जॉब है या जॉब का जो घर है वो 6ठा घर है। बॉडी पार्ट की बात करेंगे तो अब हम और थोड़ा स्टमक से नीचे चलते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव पार्ट है, इंटेस्टाइन्स है, दैट विल बी आवर 6th हाउस। 6ठे घर को अगर हम बोले, रोग ऋण रिपु इज द बेसिक टर्म, जो कि हर वैदिक एस्ट्रोलॉजर को और हर एस्ट्रोलॉजर को रोग ऋण रिपु एंड दैट इलेबोरेट्स बहुत ही अच्छे तरीके से वो 3 शब्द में कवर कर लेते हैं। और थोड़ा इसको अगर प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम टपोरी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। 6ठा घर है टपोरी का। ये आपको परेशान करेगा। परेशान कैसे करेगा? आपकी जेब काट लेगा,
आपको हल्का फुल्का कहीं कुछ छोटी मोटी चोट हो जाएगी, जुकाम खांसी हो जाएगा, ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हल्की फुल्की रोग, छोटी मोटी बीमारी आ सकती है। ऋण, लोन का घर है, डेट का घर है, तो आप अगर घर खरीदेंगे तो भी लोन लेंगे, आप अगर गाड़ी खरीदेंगे तो भी लोन लेने की संभावना। तो ये कोई बुरा घर नहीं है, हाँ उतना अच्छा भी नहीं है। तो पहला घर है, अकेला घर, मैंने बोला कि टपोरी है, छोटी मोटी परेशानी देगा, बट कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। छठे घर से अगर हम रिलेशंस की बात करेंगे तो हमारे जो सर्वेंट्स हैं, पेट्स हैं, मैटरनल साइड ऑफ द फैमिली है, वो छठे घर से हम लोग देखते हैं। छठा घर कंपटीशन का है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब बच्चे ने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, अब उसको कैट देना है या आईएएस का एग्जाम देना है, आईपीएस का एग्जाम देना है, तो उसमें छठे घर में कितना दम है। सो कंपटीशन का जो भाव है वो छठा है। छठा घर हिडन एनिमीज का भी है। हिडन एनिमीज क्यों? 2 लाख एप्लीकेंट्स आईएएस का एग्जाम देते हैं, एग्जाम्पल, कोई साउथ में है, कोई नॉर्थ में, आप 2 लाख को नहीं जानते ना कौन कौन है, तो दे आर, यू डोंट नो देम, दे आर योर सीक्रेट एनिमीज, हिडन एनिमीज। आप उनको जानते नहीं है, बट दे आर योर एनिमी, बिकॉज अल्टीमेटली 500 लोग हैं या 700 लोग हैं जो कि आईएएस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इन अ वे इट इज द हाउस ऑफ हिडन एनिमीज, छठा घर। सी, इसको अगर हम थोड़ा सा अगर जैसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं जी, ये हमारा जो भी चीज हमें अर्चित होगी या मिलेगी, कर्मों से मिलेगी, वो यहाँ से आती है। बिल्कुल ठीक, ठीक है। वैसे तो 10वें को आप कर्म और उसमें ले जाएंगे, वो एक अलग चीज है, लेकिन कर्मों से जो चीज मिलेगी वो यहाँ आती है, यानी हमारे कार्य करने से, कॉन्शियस माइंड से। इसमें से बीमारी भी उसी से ही आती है जी। इसमें वो बीमारी आती है, यानी रोग वाला हिस्सा, जो हमारी आदतों से निकल के आता है। हम गंदा खाना खाते हैं, जो गंदा खाना खाने से आदत मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी। जैसे जो परमानेंट आएगी या फिर क्रोनिक आएगी, वो दूसरा घर होता है जो आप एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जो कर्मों से आएगी वो यहाँ आएगी। जो आपको ऋण मिलेगा जी, वो ऋण होगा जिसपे आपने अप्लाई किया होगा, या फिर आपके किसी कुछ एक्शन की वजह से होगा कि आपने कुछ काम किया, उससे कार्य में लॉस कर दिया, ऋण लेना पड़ेगा। रिपु भी आपने जो, ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए अचानक लड़ाई होगी, नहीं, रिपु वो जो आपने कुछ कार्य किया उसका जो इफेक्ट आएगा, करेक्ट। तो ये वो घर है जो वकील बहुत अच्छे बनाता है, वकील बहुत जज बहुत अच्छे बनाता है, बिल्कुल। और उसके अलावा आपको ये सिखाता है कि ये मत करिए तो मैं इस बीमारियों और इन चीजों से जरूर बच सकता हूँ। तो अच्छी आदतें भी यहीं से निकलती हैं और बुरी आदतें भी यहीं पैदा होती हैं। करेक्ट। तो ये थोड़ा कर्म रिलेटेड, एक्शन रिलेटेड सब में चले जाता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा ऐसा एक्सप्लेनेशन इसके अंदर एक्सप्लेन हो गया। आई थिंक सबको समझ में भी आ रहा होगा, आगे तक पहुंच गया। तो अगर हम 7वें घर में जाएं तो उसको कैसे आप देखेंगे? देखिए, अब जॉब लग गई है आपके लाइफ साइकिल में, तो नौकरी लगने के बाद अगला काम है शादी। तो जो विवाह का स्थान है वो 7वां घर है। आपका जो लाइफ पार्टनर है, स्पाउस है, दैट इज 7। पार्टनर एनी फॉर्मेट, इट इज 7th हाउस। इवन योर बिजनेस पार्टनर, इवन बिजनेस के लिए भी 7वां घर देखा जाता है। बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो अब हम और थोड़ा बॉडी के नीचे चलेंगे, तो हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, ओवरीज हैं, दे आर इन द 7th हाउस। 7th हाउस इज द हाउस फॉर पब्लिक इमेज ऑल्सो। जो हमारा पब्लिक इमेज है, अल्टीमेटली मैरिज है तो उसमें भी आपका पब्लिक इमेज पूरी दुनिया में टेलीकास्ट हो रहा होता है। सो पब्लिक इमेज का भी 7वां घर है। सो आपका अपोजिशन, बिकॉज ये आपका अपोजिट हाउस है, पहले का 180 डिग्री अपोजिट है, 180 डिग्री अपोजिट। तो ये जो भी अपोजिशन है, जैसे अष्टक वर्गा का आपने जिक्र किया था, अष्टक वर्गा में ये भी देखते हैं कि पहले घर में नंबर ज्यादा है कि 7वें में नंबर ज्यादा है, कौन किसको रूल करने वाला है ना। सही बात है। तो दैट इज हाउ रिलेशंस में ऑब्वियसली स्पाउस हो गई, पार्टनर हो गए, बॉडी पार्ट्स हमने बात कर ली, लाइफ साइकिल वी हैव जस्ट टच्ड देखिए, 7वां घर जो हम हमेशा मान के भी इसके अलावा चलते हैं कि रिलेशनशिप की जहाँ पे बातचीत आती है ना, तो रिलेशनशिप में क्योंकि हम 7वां इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं कि आपका जो एक्शन 6वें से निकलता है वो 7वें की रूपी में चले जाता है।
और जो भी आपने 6वें के अंदर किया होता है और वो 7वें के अंदर उसके नेट रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि वो सेकंड उससे आके उसमें आके बढ़ा देता है उस चीज़ के रिजल्ट्स को लेके। तो रिलेशनशिप आपकी स्ट्रेंथ्स और रिलेशनशिप की चीज़ें, ये इसकी खूबसूरती की जो चीज़ है ना, क्योंकि केंद्र होने की वजह से पूरा उस पर रह जाता है। और जो भी चीज़ हो, आपका लगन यानी पहला घर, तो उसको कहीं ना कहीं उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना रहा होता है। और इसी चीज़ को आगे बढ़ते हुए जो सबसे ज़रूरी, हम हमेशा कहते हैं जिसने 8वां घर सीख लिया उसने ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी सीख ली। जिसको 8वां घर समझ में आ गया उसको एस्ट्रोलॉजी समझ में आ गई। अब ये 8वां घर जरूर समझाएगा। देखिए 8वां घर गुरुजी, 8वां घर आपने कहा कि हमारी कुंडली का बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब ये घर वो है कि दिस कैन मेक यू और ब्रेक यू। 8वां घर या तो आपको वहां ले जाएगा या वो वहां ले जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 8वें घर को कैसे डील करते हैं। 8वां घर इज द हाउस ऑफ सडननेस। ये हम सब जानते हैं कि सडननेस का घर है। अगर हम डेफिनेशन में आए तो ये छठा घर जो था टपोरी था, 8वां घर गुंडा है। इट इज अ गुंडा। ये हल्के में नहीं छोड़ेगा, जेब नहीं काटेगा, ये कहीं मार भी सकता है ना, तो ब्लड लॉस भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी करा सकता है। लेकिन ये 8वां घर द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो है। 8वें घर से हम लोग, मतलब मैंने अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी में जितने लोगों को प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स में देखा, 80% के केसेस में अंतरदशा महादशा में कहीं ना कहीं 8वें घर का रोल आया हुआ था। 8वां घर आपको परेशान नहीं कर रहा है। एक मैं स्टेटमेंट यूज करता हूं कि 8वां घर जो है, सोने को कुंदन बनना है तो तपिश से गुजरना पड़ेगा। तो 8वां घर वो तपिश देता है कि आपने अभी कुंदन बनना है तो भैया इस भट्टी में से निकलना पड़ेगा। सो 8वां घर आपको एक अनकंफर्टेबल जोन में लेके आएगा, आपके अंदर जो बेस्ट है उसको निकालने की कोशिश करेगा। तो जो धैर्य खो देते हैं वो 8वें घर में डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जो इस चीज को समझ ले, जैसे एस्ट्रोलॉजर से कोई अगर कांटेक्ट करते हैं तो हम लोग यही समझाते हैं कि भाई ये समय है, इतना है, निकल जाएगा, आप पॉजिटिव रहिए। वो जब उस समय से निकल के बाहर आते हैं, बिलीव यू मी, वो जो एक पर्सनैलिटी होती है वो एक अलग ही लेवल पे निकल के आती है। तो ये 8वें घर की खूबसूरती है। अब 8वें घर की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये बहुत कुछ देता है, लेकिन ये जो भी देगा वो नेगेटिविटी का तड़का लगा के देगा। 8वां घर हमको क्या देगा? अनअर्न्ड वेल्थ का भी बोलते हैं। तो अगर पीएफ मिलेगा, ग्रेजुटी मिलेगी तो नौकरी चली गई, इंश्योरेंस मिलेगी तो लाइफ चली गई, गाड़ी की मिली तो गाड़ी चली गई, है ना। आप कुछ भी ले लीजिए, अगर आपको इनहेरिटेंस मिल रहा है तो ऊपर वाले चले गए। सो एवरीथिंग हैज अ टिंच ऑफ नेगेटिविटी इन्वॉल्व। तो अगर आपको सक्सेस भी देगा तो थोड़ा सा तपिश से गुजरने के बाद में आपको सक्सेस मिलेगी। अब अगर हम बीमारी की बात करें, छठा घर तो आपको छोटी मोटी मेडिसिन से आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन 8वां घर जो है ये है क्रॉनिक डिजीज। 8वां घर अगर डिजीज देने पे आएगा तो ये फिर जुकाम खांसी नहीं देता है, ये लाइफ लॉन्ग डायबिटीज, बीपी, अब आप खाते रहिए दवाई लाइफ लॉन्ग। तो ये थोड़ा सा इसका एस्पेक्ट है। इसको अगर हम लोग हैंडल कर सकें, टेक केयर कर सकें, आपको जब पता चल जाए 8वां घर एक्टिवेट हो रखा है और कुंडली में नेगेटिव है, आप हेल्थ पे फोकस लेके आइए ना, अपना लाइफस्टाइल सुधारिए। वो आपको मौका दे रहा है, आप ट्रांसफॉर्म हुइए। अगर आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो आप बहुत बेहतर निकल के आएंगे, लेकिन अगर नहीं होंगे देन 8वां घर आपको बताएगा कि वो 8वां घर क्यों है। सो दैट इज व्हाट। अगर इसके अंदर आगे की बात बोलें तो रिलेशनशिप और बॉडी पार्ट्स में, हाँ, रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो ये जैसे सेकंड हाउस हमारा कुटुंब है, ये 8th हाउस हमारे स्पाउस का कुटुंब है, क्योंकि 7th का दूसरा इन-लॉज, हमारे इन-लॉज हो गए और उसका कुटुंब हो गया। बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे तो ये हमारा रेक्टम एरिया हो गया, एक्सक्रीटरी पार्ट्स हो गए। तो दोज आर द पार्ट्स विच आर कवर्ड, बॉडी पार्ट्स कवर्ड इन द 8th हाउस। अगर हम इस तरीके से भी बोलें कि जो
भी अगर कोई ज्योतिष में आएगा अरे तो 8वां घर तो उसके बेसिक नेसेसिटी है, उसके बिना तो वो ये कहा जा सकता है कि 8वें घर का जो सबसे अच्छा उपाय है कि भाई आप या तो रिसर्च में चले जाइए या एस्ट्रोलॉजी में आ जाइए या ऑकल्ट में आ जाइए। 8वां घर ही ऑकल्ट देता है। तो जितने लोग ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं दे कैन वाउच फॉर इट एंड कैन वेरीफाई कि जब वो एस्ट्रोलॉजी शुरू करते हैं या की थी या करेंगे, कहीं ना कहीं 8वें घर का 8वें लॉर्ड का इम्पैक्ट रोल वहां पे उनको जरूर मिलेगा। बिल्कुल सही। और इसको हम आराम से कह सकते हैं ना कि एक पताल लोग की रिसर्च करके उसमें से कुछ निकाल के लाना। तो रिसर्च, क्योंकि ये हमारा कहीं ना कहीं आयु भाव के हिसाब से हमारा उसके अंदर लॉन्जिविटी, जब हम करते हैं कि लॉन्जिविटी अगर हम अलग से देखें तो वो 3रे पे लेके जाते हैं और 8वें से जोड़ें तो हमें ये पता चलता है किस कारण जी, करेक्ट। कब वो कहते कारण से क्या होगा, हमारे को हमारी डेथ कैसे आएगी, जो हमारा अंत कैसे आएगा। तो वो 8वां उसको भी हमारे को ओपन करके रिवील करके दिखा देता है कि कैसे आगे आएगा। और ये वो चीज ढूंढ के लाता है जिसको हम कभी नॉर्मली डे टू डे लाइफ में नहीं ढूंढ पाते, चाहे वो बीमारी क्यों नहीं। आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाएगा। अब आप करिए मेहनत, आपको मौका मिला है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का, तो करिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर डिप्रेशन आपके लिए खड़ा है, गोली खाइए डिप्रेशन की। नहीं, बिल्कुल सही बात, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे तरीके से। जितने भी लोग सुन रहे हैं सुनेंगे ना, बहुत उन्हें मजा आएगा। नहीं एब्सोल्युटली, हमारी समझाना। और इसके अलावा अगर अब हम आते हैं, जैसे हम नेगेटिविटी थोड़ी सी कम करते हैं, 9वें पे आते हैं। 9वां हमारा जो भाव है वो अच्छी नजर से देखे जाने वाला हमारा बहुत कीमती भाव है, बहुत कीमती बिल्कुल त्रिकोण है। तो उसको कैसे समझाएंगे? देखिए 9वां घर जो है, पहला घर हमारा, 5वां घर जो था वो हमारा एक पिलर था, बुढ़ापे की लाठी था। 9वां घर मैं कहता हूँ ये हमारा सेकंड पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, ये हमारा बचपन की लाठी है, ये हमारे पिताजी का हाथ है, उंगली है जो पकड़ के हमने चलना सीखा। तो 9वां घर हमारे पिता का है, टिल द किड इज डिपेंडेंट, जब तक वो पिता पे निर्भर हैं। 9वां घर वी सी एज द फादर्स हाउस। बॉडी पार्ट में आप अगर देखेंगे तो आपका जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो इज सीन फ्रॉम द 9th हाउस। हिप जॉइंट, थाइज, दे आर फ्रॉम द 9th हाउस, बट इंपॉर्टेंट इज आपका बोन मैरो। आपका जेनेटिक फ्लो क्या है, आपको अपने पिता से ही जेनेटिक्स मिल रहे हैं ना, और बोन मैरो भी कहीं ना कहीं वही दर्शाता है। तो आप देखिए कितना एक साइंटिफिक कनेक्शन है आपकी बॉडी पार्ट्स का और आपके कुंडली का, कि जो हमारे जेनेटिक्स हैं, जीन्स हैं जो फ्लो हो रहे हैं, वो भी हम 9th हाउस में देख रहे हो। हमारा बोन मैरो इज ऑल्सो बीइंग रिप्रेजेंटेड फ्रॉम द 9th हाउस। तो 9th हाउस पिता का घर है, 9th हाउस हमारा धर्म, स्पिरिचुअलिटी है ना। 9th हाउस ऑल्सो जो हम अगले जन्म में, इस जन्म के कर्मों का जो लेखा जोखा, जो बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वो 9th हाउस रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम बात करें, 2 कुंडलियां हम अपनी रख देते हैं, जैसे पहले भी हमने जिक्र किया, तो 5वीं 9वां घर इस जन्म का, अगले जन्म का 5वां घर, ये कनेक्ट होते हैं। तो 9वें से ट्रांसफर होगा अगले जन्म के लिए हम क्या लेके जा रहे हैं। नहीं, बहुत खूबसूरत है। लक, किस्मत, एब्सोल्युटली, किस्मत तो हमारी 9वें से ही आती है। और जितने अभी आपने कहा था कि कोई बाहर जाएगा और 4था भाव, तो वो तो 9वें से ही वो लॉन्ग डिस्टेंस जा पाएगा, नहीं तो वो जाएगा वापस आ जाएगा। बिल्कुल। तो अगर दूर जाने के लिए भी आएगा तो 9वां भाव लेके आएगा, किस्मत लेके आएगा तो 9वां भाव लेके आएगा। और अगर हम ये बात बोले कि वो जिंदगी की कैसे प्लानिंग की, कहते इम्प्लीमेंटेशन, कैसे उसको कहते लगाएगा अपनी सारे जुगाड़ को, जो चीजें उसने अभी तक करी हैं, वो 9वें से आती है। और अगर एज फैक्टर्स के हिसाब से बोलेंगे, जो आप समझा रहे थे, वो 9वें को किस तरीके से हम नजर से लेके जाएंगे? देखिए अब ये थोड़ा ना स्पिरिचुअल वाला घर है 9वें का। तो 9वें में जनरली आप देखें ना, तो जैसे वानप्रस्था वाली एज हुआ करती थी, तो वानप्रस्था वाली एज को हम थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो अब हम थोड़ा सा इससे डाइवर्ट हो जाएंगे, बिकॉज क्योंकि कर्म भाव अभी हमारा आना बाकी है। नहीं, बिल्कुल सही है। और हम हमेशा धर्म को भी ना, जब हम 9वें से जब धर्म को भी देखते हैं, हम हमेशा कहते हैं ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का धर्म नहीं है, ये धर्म अपने परिवार की प्रति,
ये धर्म आपके देश के प्रति और ये धर्म आपके अपने रिलीजन यानी कि तरफ भी के प्रति भी। तो ये पूरा धर्म का घर है जो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का झंडा होता है, वो नौवां घर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद अगर हम अब आते हैं, अगर इसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। 9th हाउस को हम लोग एक हायर एजुकेशन के लिए भी कनेक्ट करते हैं। तो वो मैंने क्या अंडरस्टैंड किया है अपनी लर्निंग के हिसाब से कि ये आपका सेल्फ स्पॉन्सर्ड एजुकेशन है। आप जनरली देखिए, आप प्रोफेशन में आ चुके हैं, उसके बाद भी आप अपग्रेड करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, आप उसके लिए भी पेमेंट करते हैं। आपका इंटरेस्ट एरिया है, भाई आप हैं तो सिविल सर्वेंट, बट आपका इंटरेस्ट एरिया मेरे को डांस भी सीखना है, ये आपका एक इंक्लिनेशन है कुछ सीखने के लिए। आईटी प्रोफेशनल है, अगर उसको मतलब ये अब आप पिताजी से पैसे नहीं ले रहे हैं, आप अपना पैसा स्पॉन्सर करके और उसको आप अर्जित कर रहे हैं। तो ये है जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड एजुकेशन है। नहीं, बहुत सुंदर। इसी को हल्का से एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, शायद लोगों के लिए बहुत नॉलेजेबल हो जाएगा। बहुत सवाल आते हैं इस टॉपिक पे आजकल, बहुत करंट सिनेरियो में। करेक्ट। शादी हम देखते हैं 7वें से, दूसरी शादी कहाँ पे देखते हैं? दूसरी शादी हम हमेशा देखते हैं 9वें घर से। 9वें घर से हम दूसरी शादी की देखते हैं, कैसी जाएगी, अच्छी रहेगी, बुरी रहेगी, 9वें घर से। भाग्यस्थान एंड 3rd फ्रॉम द 7th। तो अगर हम अपनी फिर यात्रा को चलाते हुए अब पहुंचते हैं अपने 10वें घर को। 10वें घर को आप कैसे देखेंगे? 10वां घर कर्म स्थान, सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है हमारा केंद्र का। 10th हाउस जो हमने जर्नी अपनी शुरू की थी 5वें घर से, 4थे घर से होते हुए हम पहले घर पे पहुंचते हैं, और अब हम फ्यूचर लाइफ में जब जाएंगे तो वाया 10th हाउस 9th पे जाएंगे। तो जो भी हमारा फ्री विल है, जो हमारा प्रोफेशन हम लोग ऑप्ट करेंगे, कर्म स्थान 10वां घर है। तो इस जीवन में हमने कर्म क्या करने आए हैं, कर्म क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो हमारा 10वां घर बताता है। रिलेशंस की बात करेंगे तो ये हमारा ऑफिस सेटअप जो हमारा हो गया, प्रोफेशनल सेटअप हो गया, उसको हम 10वें घर से रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर हम कहें जो हमारे पिता स्वरूपी बॉस हैं। अगर ये अगर वो डिपेंडेंट, अब बच्चा इंडिपेंडेंट अगर हो जाएगा तो हम फादर भी 10th हाउस से देखेंगे, या पिता स्वरूपी जो भी हमारे लिए हैं वो हम 10th हाउस से, गाइडिंग फोर्स हमारी 10th हाउस से हम लोग देखेंगे। 10th हाउस का एक और जो कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर हम बॉडी पार्ट की बात करेंगे तो हमारी जो नी जॉइंट्स हैं, लेग्स हैं, वो हम 10th हाउस से देखते हैं। 10th हाउस आप देखेंगे तो हमारी जितनी भी जर्नी है उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो 10वें घर का है। 25 साल से कैरियर शुरू होता है और उसके बाद में मोटा मोटा 60-70 वटेवर हम लोगों का कैरियर चालू रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो 10वें घर की है। हमारे कैरियर के हिसाब से हमारा मान सम्मान, स्टेटस, किस तरह की नौकरी मिलेगी हमको, मतलब आप ऑफिसर ग्रेड में जाएंगे कि लोअर ग्रेड में जाएंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, कैसा आपका स्टेचर रहेगा ओवरऑल प्रोफेशन के एंगल से, और प्रोफेशन किस डायरेक्शन में रहेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग 10th हाउस से ऑब्जर्व करते हैं। और अगर हम जिस तरीके से अगर हम इस चीज़ को बोलें कि अगर धन योग अगर हम बनाते हैं तो उसका सबसे पहला बेस धन योग को बनाने के लिए 10वें घर को देखते हैं। फिर 10वें को हम 11वें से जोड़ते हैं, दूसरे से जोड़ते हैं, 5वें से जोड़ते हैं और 8वें से भी जोड़ते हैं कई बार पॉइंट पे। राजयोग, धन योग, तो वो हमारा जो पैसा जो हम कमाते हैं, जो जाके आपने दूसरे में जाके जमा किया था, या फिर हमने 5वें में जुआ खेल के कहते हैं स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह से कमाया था, वो सारा चीज कहीं ना कहीं 10वें से जुड़े। 10वें से ही 7वां भी जुड़ा है कि पार्टनरशिप होगी तभी चलेगी जब 10वां उसके साथ स्ट्रांग होगा, नहीं तो वो भी नहीं चलेगी। फिर नौकरी का जो 6वां भाव है वो भी काम नहीं करेगा जब तक 10वें के अंदर पूरी कहते हैं स्टेबिलिटी और ताकत नहीं होगी, स्ट्रेंथ नहीं होगी। बहुत अच्छा, ये 10 भाव तो है ही इसको लेके। और इसी को ही अगर हम आगे लेके अगर जाएं, इसी में हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि हम इस जन्म में हमने जो एग्जाम्पल लिया था कि हमारे लेटर से कि 2000 कर्मा है और 200 हमको इस जन्म में मिले। अब उस जो 200 को हम मैग्नीफाई करने वाले हैं, प्लस 1000 का बैलेंस लेके जाएंगे या -2000 का बैलेंस लेके जाएंगे, ये हमारा 10th हाउस हमारी कुंडली का बताएगा कि अल्टीमेटली हम किस डायरेक्शन में कर्म ऐड करने जा रहे हैं। तो ये हमारा फ्री विल का घर है। हम पॉजिटिव कर्मा बढ़ा भी सकते हैं और हम नेगेटिव कर्मा भी बढ़ा सकते हैं, ये 10वां घर डिसाइड करेगा। बहुत खूबसूरत। अगर हम इसी चीज को लेके अब आगे चलें और हम बोले कि अब 11वें भाव पे आते हैं।
देखिए, आजकल के हिसाब से आजकल की दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट घर है, इच्छा पूर्ति का घर है, वो 11वां घर है। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स। आपके जीवन में किस चीज से क्या गेन आपको होने वाला है? प्रोफेशन से 10-11, बच्चों से सुख, बच्चों से गेन, बच्चों से लाभ 5-11, विवाह से गेन 7-11, हेल्थ का गेन 5-9-11। तो जीवन में आपको कोई गेन होगा कि नहीं होगा और किस चीज से कितना गेन होगा, ये इच्छा पूर्ति का घर है 11th हाउस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए सारे ग्रह अच्छे हैं 11वें के अंदर, जितने ज्यादा हों उतने अच्छे हैं 11वें के अंदर। इसी से एक स्टोरी मेरे को याद आती है मेघनाथ वाली कि रावण से बड़े तो कोई एस्ट्रोलॉजर हुए ही नहीं है ठीक है, डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ ब्रह्मा जी। रावण संगीता उन्होंने रची गई है। तो जब इंद्रजीत पैदा होने वाले थे तो उन्होंने मुहूर्त निकाला हुआ था, सब कुछ निकाल के, और उन्होंने सारे ग्रह बंदी बनाए हुए थे 11वें घर में। और मेघनाथ 10 कदम आगे था रावण से, लेकिन जो हमारा प्लेनेट ऑफ जस्टिस है उनको ये बात गवारा नहीं गुजरी शनि देव ने कहा कि ये तो जो है अमर ही हो जाएगा। उन्होंने जैसे तैसे एक पैर 12वें में रख के अकाल मृत्यु का योग दे दिया। अदरवाइज आप माने कि इंद्रजीत वुड हैव बीन अजर अमर एंड व्हाट नॉट। तो 11वें घर की वो इंपॉर्टेंस है कि रावण चाहता था कि उसके बेटे के 11वें घर में सारे ग्रह बैठे रहें। तो आपको जितने लाभ हैं, हर रिलेशन से, हर एक्टिविटी से आपको कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा, ये 11वां घर बताएगा। तो हमारी कुंडली का द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इन मेटेरियलिस्टिक टर्म्स इज 11th हाउस। खूबसूरत। और रिलेशनशिप के अंदर अगर हम रिलेशनशिप्स की बात कर लें तो ये हमारे एल्डर सिबलिंग्स का घर है, हमारे बॉसेस का घर है, हमारे फ्रेंड्स का घर है 11वां घर। बॉडी पार्ट में अगर आएंगे तो अब हम थोड़ा नी के नीचे चले जाते हैं, लोअर लेग, एंकल, काफ, ये जो है हमारा 11वें घर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आजकल जितने इन्फ्लुएंसर भी बनते हैं ना, वो भी 11वें घर को लेकर चलते हैं क्योंकि पॉपुलैरिटी वहीं से निकल 3-11 का कॉम्बिनेशन चाहिए। इसके बिना वो 11वें के बिना तो इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं बनते और उनकी पॉपुलैरिटी भी नहीं आती। एब्सोल्युटली करेक्ट है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से समझा है। अगर हम इसी को अब अगले आखिरी हमारा फिर दोबारा हम कहते हैं, जिसको 8वें के साथ 12वां समझ में आ गया उसने तो विजय पा ली। करेक्ट। तो 12वें घर को आप कैसे देखेंगे? देखिए, अब 12वां घर हमारे जो त्रिक भाव थे 6, 8 और 12, 6 टपोरी, 8वां गुंडा और 12वां है डॉन। अब ये अपने आप में ये नाम काफ़ी है बताने के लिए कि जब 12वां आता है तो वो बड़े अच्छे तरीके से ढोल ताशे के साथ आता है। 8वें में तो आपको क्रोनिक डिजीज दे के उसने छोड़ दिया है ना, डायबिटीज़ हो गई, आपकी गोली शुरू हो गई शुगर की, आपको बीपी हो गया, गोली शुरू हो गई बीपी की। अब जब 12वां आएगा तो ये गोली वोली पे नहीं छोड़ता है, ये ले जाके सर्जरी कराता है। 12वां घर इज द हाउस ऑफ लॉसेस, हर चीज़ का लॉस। जैसे 11वां गेन है, 12वां लॉस है। अगर वो हेल्थ के साथ जुड़ गया तो हेल्थ का लॉस, फाइनेंस के साथ जुड़ गया तो पैसे का लॉस, कैरियर के साथ जुड़ा तो कैरियर का लॉस, मैरिज के साथ जुड़ा तो मैरिज का लॉस। जिसके साथ जुड़ेगा उसके साथ में लॉस लेके आएगा। लेकिन 12वां घर मोक्ष का भी घर है, राइट। अब 12वें घर की अगर हमने एनर्जी को समझ लिया, जैसे 8वें की समझ ली एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, 12वें की एनर्जी को भी अगर हम करेक्ट वे में यूटिलाइज कर पाए, देखिए आपका लॉस होना है, क्यों ना उसको क्रिएटिव पर्पस के लिए, किसी अच्छे कॉज के लिए यूज करें। आपका नुकसान तो होना है, बट आपका नुकसान बजाय अपने पे कराने के आपने कुछ अच्छे कर्मों में क्यों नहीं कर लेते हैं। तो अगर हम उस एनर्जी को चैनलाइज कर पाएं तो 12th हाउस आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो नहीं किया तो यकीन मानिए जेल 12वें घर से आती है, हॉस्पिटल 12वें घर से आता है, और देश निकाला एंड एवरीथिंग, दे ऑल आर फ्रॉम द 12th हाउस। और हमारे चलने की क्षमता, हमारे पाँव की क्षमता, the last part of the body is our toes and everything is क्योंकि मोक्ष है, मोक्ष मतलब अंत वहाँ मिलता है। हाँ, तो पहले घर से शुरू होके जर्नी 12वें पे खत्म हो गई।
दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं ना, अंत ही शुरुआत है नई हाँ, चीज की। तो absolutely. वहां से किसी भी चीज का जिसका भी अंत हमें मिलता है उसकी हम शुरुआत फिर दोबारा उसी सर्कल में उसी तरीके से फिर दोबारा वही 360 डिग्री हम इन्हीं घरों के अंदर हम लेके जाते हैं। Absolutely. और बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से अपने घरों को समझाया। तो जैसे अगर हम समरी के हिसाब से अगर भी हम बोले कि 12 घर हमारी पूरी जिंदगी है, अगर हमने अपनी जिंदगी की कोई भी चीज देखनी हो वो 12 कहते हैं इन 12 घरों में, इन्हीं 12 घर में। यस। अब लोग कहते हैं कि कपड़े कैसे पसंद हैं, 12 घर से देख लीजिए। आपको कोई चीज के मटेरियल के काम करना है, क्या बेचना है, क्या करना है, खाने का काम करना है, पेट्रोल का काम करना है, Correct. या जॉब करना है या बिजनेस करना है, 12 घर से देख लीजिए। Yes. कौन सी बीमारी होगी, Yes. 12वें घर, 12 इन 12 घरों में से सब कुछ देख 12 लीजिए। घर में ही है। किन रिश्तों में उतार चढ़ाव आएंगे, 12 घरों में से किसी के साथ देख लीजिए। तो जिनको 12 घर पढ़ने आ गए, एब्सोल्युटली, मतलब उनको तो ज्योतिषी बनने से कोई रोक नहीं सकता और उनकी जो प्रेडिक्शंस होंगी वो बिल्कुल परफेक्ट है। एब्सोल्युटली। तो ये बेस ही 12 घरों के अंदर जाके पूरा का पूरा हमारा एब्सोल्युटली, जिसकी जड़ें 4 में से जो एक स्तंभ है वो घर है और 12 घर सबसे इम्पोर्टेंट स्तंभ है। अगर ये अंडरस्टैंड कर लिया तो आप बाकी चीजों को अब इसमें फ्लेवर ऐड करते जाइए, प्लेनेट का फ्लेवर, राशि का फ्लेवर, नक्षत्र का फ्लेवर, एंड आपको अपना प्रेडिक्शंस करनी बड़ी सिंपल हो जाएंगी, सिंपल होते जाएंगे। Correct, बहुत खूबसूरत, बहुत correct, अच्छा, correct. बहुत अच्छे तरीके से सिखाया आपने। नमस्कार। Thank you so much, Guruji. It was a pleasure. Thank you very much, Guruji.